चलो ध्यान दो इधर। कल लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था धातुओं के द्वारा धातु आयनों का विस्थापन। तो हमने कहा कि ईसीएस में जो ऊपर स्थित धातु है अपने से नीचे स्थित धातु के आयन को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। मतलब जो विस्थापित करेगा वो धातु होगा और ऊपर होगा, जो विस्थापित होगा वो धातु आयन होगा और कहाँ होगा? नीचे होगा। ऐसा हमने एक रिएक्शन तुमको पूरा विस्तार पूर्वक दिखाया और बाकी हमने दो कहा था जल्दी जल्दी उतार लो। क्या था दोनों जो उतारने के लिए बोले थे? एक था Zn प्लस CuSO4 था ना, Zn प्लस CuSO4, तीर के बाद ZnSO4 प्लस Cu। यहां पर किसने किसको प्रतिस्थापित किया जी? जिंक ने किसको प्रतिस्थापित किया? कहां तुमको Fe दिख रहा है? अरे रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या लिखे यहाँ पे? Zn ने कॉपर को प्रतिस्थापित किया, Zn ने कॉपर को हटाया, तो इसका मतलब Zn ऊपर होना चाहिए, कॉपर कहाँ होना चाहिए? नीचे। ऐसा था यहाँ पे सत्य थी अभिक्रिया। तो इसको लिखे थे, केवल रिएक्शन लिखे थोड़े थे कि और कुछ लिखे थे? इसमें नीचे लिख देना संभव है क्योंकि Zn Cu से ECS में क्या है? ऊपर है। हो गया ना? दूसरा हमने लिखा था Cu प्लस ZnSO4, तीर के बाद CuSO4 प्लस Zn। इसको हमने कहा हाँ? इसका वाला यही था यहाँ पे। चलो FeSO4 प्लस Zn तो असंभव है क्योंकि यहाँ किसने किसको हटाया जी? Fe ने Zn को। तो जिसने हटाया उसको ऊपर होना होगा, अर्थात Fe ऊपर होना चाहिए। ऐसा होता नहीं, Fe तो नीचे होता है जिंक से। ध्यान देना, इसमें Fe और कौन है? Zn है। तो कौन ऊपर होगा? Fe ऊपर होगा, Zn नीचे होगा। तो Fe ऊपर होगा, Zn नीचे होगा। क्या ऐसा है? नहीं है, इसका उल्टा है। तो इसलिए कि अभिक्रिया क्या है? असंभव। असंभव है क्योंकि Fe Zn से ECS में क्या है? कार्य नीचे है। हो जाएगा ना? तो ऐसा ही दोनों रिएक्शन के नीचे लिखना था। नहीं लिखे थे तो लिख लो, लिख लिए थे तो अगली हेडिंग लिखो। लिख लिए थे बहुत से काम। ऐसे ही तुमसे सवाल पूछा जा सकता है। अभी एक सवाल इसमें इसके तो इसको लिख देगा। क्या होता है जब ये कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होगा? नीला विलयन। तो क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जिंक की छान डालने पर या जिंक डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है? विलयन क्या हो जाता है? रंगहीन। तो क्या होता है कि चूंकि जब कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक की छान डालते हैं तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, क्यों अधिक क्रियाशील है? क्योंकि ECS में कॉपर से क्या है? ऊपर है। तो जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले से ज्यादा क्रियाशील होती है। तो चूंकि जिंक ECS में कॉपर से ऊपर है, इसलिए कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और इसका नीला रंग किस आयन के कारण था? Cu2 प्लस आयन के कारण था। Cu2 प्लस, ठीक है, Cu2 प्लस कहीं भी है तो वो नीले रंग का होगा। सीधी सी बात समझ लेना। तो इसका नीला रंग Cu2 प्लस के कारण होता है। उसको हटा के यहाँ पे किस में बदल दिया गया? केवल Cu में बदल दिया गया। तो नीला रंग रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। और जिंक का कोई रंग नहीं होता है, इसलिए विलयन रंगहीन दिखता है। क्या दिखता है? रंगहीन। तो इस रिएक्शन में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, CuSO4 के नीचे लिख दो नीला और ZnSO4 के नीचे लिख दो रंगहीन। तो यहाँ से एक सवाल भी बन गया कि नीले विलयन में जिंक की छान डाले हैं तो विलयन क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। कारण बता सकते हो? बस यही ECS। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना है। कर लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखोगे अब?
हाँ, लिखो तीसरी हेडिंग, लिखो तीसरी हेडिंग, तीसरा उपयोग, तीसरा उपयोग, धातुओं के द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। 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 हो गया ना? अब बताओ, वहां भी यही प्रोसेस है। यहां पर ऊपर वाले ने नीचे वाले को प्रतिस्थापित किया है अपने, तो यहां भी वही होगा कि ऊपर वाले नीचे वाले को प्रतिस्थापित करेंगे। बस अंतर क्या है, हमारा कहने का तरीका बदल जाएगा। ध्यान से देख लो क्या तरीका बदलेगा। हमने कहा अब धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है? तो एक अम्ल लेना पड़ेगा हमें, HCl ही मान लो ले लिया हमने, हो गया ना? इसकी क्रिया हम करा दिए Zn से, मतलब जिंक से। तो जिंक क्या कर सकता है, जैसे इसने जिंक ने कॉपर को हटाया क्योंकि कॉपर ने प्लस बनाया, वैसे ही जिंक H को हटा देगा क्योंकि H क्या बनाता है, प्लस बनाता है कि नहीं? प्रोसेस तो हमारा वही है। क्या? कॉपर को हटाया क्योंकि कॉपर ने प्लस बनाया था, इसी प्रकार ये H को हटा देगा क्योंकि H क्या बनाता है, प्लस बनाता है। लेकिन बात को ध्यान में रखो, हमारे सारे यौगिक संयोजकता नियम से बनते हैं और जिंक बनाता है 2+, इसलिए तीर के बाद अकेले ZnCl लिखना सही नहीं होगा क्योंकि Cl तो बेचारा अकेले माइनस ही बनाता है, 2+ के साथ एक माइनस बहुत नाइंसाफी होगा ना? इसलिए सेम सेम करते हैं, इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो Zn के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, Cl के नीचे क्या 2 हो जाएगा। मतलब दोनों के आवेश को तिरछा लिख दो, यौगिक बन के तैयार, ठीक है? अगर कोई भी यौगिक बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर का आवेश तैयार रखो, हो जाएगा, और उनके आवेश को तिरछा लिख दो, यौगिक तैयार हो जाएगा बन। सारे के सारे यौगिक ऐसे ही बनते हैं। अगर इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो यौगिक नहीं बन सकता है, याद रखेगा ना? अब क्या होगा, Zn क्या बनाएगा, Cl2, और H बाहर हो जाएगा बेचारा, जैसे कॉपर बाहर हो गया था वैसे H बाहर हो जाएगा। तो दुविधा तो एक यहाँ भी पैदा हो गई, H अकेले नहीं जाता है कभी, कॉपर धातु है, धातु अकेले रह लेती है परमाणुविक रूप में, लेकिन हाइड्रोजन गैस है इसलिए यह हमेशा द्विपरमाणु रूप में रहता है। तो सामने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। देख रहे हो? तो ये प्रकार से, मतलब इसने हटाया कैसे, दोनों धनायन बना रहे थे इसलिए। ऐसे ही अब देखो Cu+HCl, Cu+HCl, तीर के बाद ही Cu भी 2+ बनाता है, जैसे जिंक 2+ बनाता है वैसे Cu भी 2+ बनाता है। तो Cu 2+ और ये Cl क्या माइनस, फिर से इनका आवेश तिरछा लिखना पड़ेगा ना, इसका आवेश Cl के नीचे, इसका आवेश कॉपर के नीचे, तो बन गया CuCl2, बना ना? CuCl2 बन गया, CuCl2 हमने लिख दिया, प्लस H2 बाहर निकल गया गैस के रूप में, हो गया ना? तो जैसे इसमें संभाव्यता और असंभाव्यता थी वैसी संभाव्यता और असंभाव्यता इसमें भी होगी। यहाँ हमने कहा कि जो ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले को हटाएगा, हाँ वही समझा रहा हूँ, दोनों लिखे ना, अभी उसी को बता रहे हैं, कंफ्यूजन, ठीक है? ध्यान देना, यहाँ पे हमने लिखा, इसको हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा, ऊपर वाले ने नीचे वाले को हटाया ना, वही प्रोसेस तो यहाँ भी रहना चाहिए। क्या बदल जाएगा? नहीं, प्रोसेस वही रहेगा, अर्थात यहाँ भी ऊपर वाला नीचे वाले को हटाएगा। बस हमने यहाँ पे अम्ल क्यों कहा, क्योंकि हाइड्रोजन आने के बाद उसका विशेष नाम अम्ल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब किसी चीज में हाइड्रोजन आयन आ जाता है तो उसका विशेष नाम अम्ल हो जाता है ना।
जैसे अभी Na2SO4 होता है तो पूरा नाम पढ़ते हैं सोडियम सल्फेट होता है ना, लेकिन जब H2SO4 होता है तो हाइड्रोजन सल्फेट क्यों नहीं पढ़ते? हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ना चाहिए ना। जैसे Na2SO4 को सोडियम सल्फेट पढ़े हैं, वैसे H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट न पढ़ के हम सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H आने के कारण उसकी विशेषता आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। सारी चीजें वही है। यहाँ भी धातु ने आयन को विस्थापित किया, यहाँ भी धातु ने आयन को विस्थापित किया, बट वहां पे धातु ने धातु आयन को विस्थापित किया था, यहाँ पे धातु ने हाइड्रोजन आयन को विस्थापित किया। हो जाएगा। अब हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करने का मतलब उसे हाइड्रोजन आयन से अधिक क्रियाशील होना होगा, और हाइड्रोजन आयन से अधिक क्रियाशील कौन है? जो ECS में हाइड्रोजन आयन से ऊपर है। ऊपर है ना, ये याद रखे रहना। तो अब हमारा यहाँ पे प्रोसेस क्या बन जाएगा? ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, कौन सी धातुएं जी? हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है, परंतु जो नीचे है वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाती है। अर्थात यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन का विस्थापन कर देगा, क्योंकि जिंक ECS में हाइड्रोजन से ऊपर है, परंतु कॉपर नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर ECS में हाइड्रोजन से नीचे है। तो ऐसे ही सवाल यहाँ भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संभाव्यता की जांच कारण सहित कीजिए। तो कारण भी बताना होगा ना। तो इसमें लिखना शुरू करो। क्या लिखे? क्या लिखे अभी? हाँ, तो इसमें लिखो विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात ECS में हो गया, काली पेन से आगे लिख लेना। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखे ना, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या लिखे? हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती हैं। तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती हैं। हो गया। क्योंकि अब नीली पेन से लिखना, क्योंकि ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। क्योंकि ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। तो बस याद रखे रहना, कौन विस्थापित करेगा? जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा। हाइड्रोजन से ऊपर कितने हैं? शायद 16 है कि 17 था ना, 18वें नंबर पे H+ है। तो 17 धातुएं ऐसी हैं जो कि अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देंगी। ठीक है, ये याद रखना। उसमें भी जो ज्यादा ऊपर है वो आसानी से कर देंगी, और जो हाइड्रोजन के पास है थोड़ा कठिनाई से करेंगी। जैसे तुम्हारा कैडमियम हो गया, निकिल हो गया, ये सब थोड़ा कठिनाई से करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो आवेश है, मतलब इनका जो मानक अपचयन विभव है हाइड्रोजन के लगभग पास ही है ना, इसलिए उतनी तीव्रता से नहीं कर पाएंगे। बाकी जो ऊपर है जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम आदि, ये सब काफी तेज विस्थापित कर देंगे। जैसे ही मिलाएंगे तुरंत ही विस्थापित करके अपना लवण बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर कर देंगे। हो जाएगा, ये याद रखते रहना। चलो, तो जैसे लिख लो, जैसे क्या लिखे इसमें? हाँ, जैसे लिखो, जैसे तनु HCl में
तनु HCl अर्थात तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु HCl में हो गया जिंक की क्षण मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है क्योंकि जिंक ECS में, क्योंकि जिंक ECS में हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है। क्योंकि जिंक ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है, इसलिए यह हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। इसलिए यह हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। हो जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो क्यों विस्थापित करेगा जी? क्योंकि हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, तो विस्थापित वही करेंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो नीचे है वो नहीं कर पाएंगे। हो गया ना? नीचे लिखो इंडिकेट पॉइंट इसी प्रकार नहीं, रिएक्शन तो लिख लो पहले, इसका रिएक्शन लिखो। Zn प्लस 2HCl, फिर के बाद ZnCl2 प्लस H2। नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट इसी प्रकार ये लिख लो Cu प्लस 2HCl, फिर के बाद CuCl2 प्लस H2, फिर के बाद CuCl2 प्लस H2। हो गया? इसमें लिखना इसके आगे यह असंभव है, यह असंभव है क्योंकि कॉपर ECS में क्या है जी, हाइड्रोजन से नीचे है। बस ध्यान दो, इसको संतुलन के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना? नीचे वाला संतुलन में है नहीं है, नीचे वाला यहाँ भी 2 करना होगा, यहाँ भी 2 करना होगा, यहाँ भी 2 करना होगा, नहीं ऐसे 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन। अब संतुलित। तो इसमें देखो, इसको तुमने इंडिकेट करके लिखा है, इसके नीचे काली पेन से शुरू करो। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। ध्यान देना, सोडियम वाले की चर्चा है ये। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। हो गया? जिस कारण निकलने वाली हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, जिस कारण
निकलने वाली हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सोडियम जल में जाने पर जल रहा है। ठीक है, तो नया शब्द बन गया, जल में जाने पर जल रहा है? जल में मिलाने पर लिखो। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सोडियम जल में मिलाने पर जल रहा है। देखो दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों मतलब एक ही समझ लो। सोडियम जल में मिलाने पर जल रहा है, हो गया ना। आगे लिख लेना, अतः इस घटना से बचने के लिए हम हो गया, सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में रखते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में रखते हैं। यहां से हमारा सवाल का जवाब भी मिल गया, हो गया ना। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर लिखो, गर्म जल से क्रिया। गर्म जल से क्रिया, गर्म जल से क्रिया। जो Mg से ऊपर था वो तो ठंडे जल से कर लिए, तो Mg से कहां तक गर्म जल से करेंगे? Fe तक। तो लिखो ECS में Mg से Fe तक की धातुएं, Mg से Fe तक की धातुएं, Mg से Fe तक की धातुएं, हो गया ना, गर्म जल से क्रिया करती हैं। गर्म जल से क्रिया करती हैं, गर्म जल से क्रिया करती हैं, हो गया। और अपना ऑक्साइड बनाती हैं, और अपना ऑक्साइड बनाती हैं, और अपना ऑक्साइड बनाती हैं, हो गया। तथा H2 गैस निकालती हैं, H2 गैस निकालती हैं। कहां से कहां तक जी? Mg से Fe तक ना। तो हम Mg का देख लेते हैं और Fe का देख लेते हैं। Mg जो है H2O से क्रिया करेगा, परंतु ये कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। और अपना क्या बनाएगा इस बार? ऑक्साइड। कैसे सूत्र बनेगा? Mg बनाता है 2+, हमने कहा फिक्स है। ऑक्सीजन बनाता है 2- ऑक्साइड में 2+ से 2- कट जाता है, कटता है ना। दोनों का कितना कितना बचा? 1 बचा है, तो इसका एक इसके नीचे, इसका एक इसके नीचे, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए हमारा सूत्र बनता है केवल MgO। तो हमने कहा आवेश याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आवेश याद होना चाहिए। और प्लस क्या बाहर निकलेगा? H2 बाहर निकलेगा। ऐसा ही Fe के साथ होगा। Fe जब H2O से क्रिया करेगा तो ECS में Fe का कौन सा आयन हमने लिया है?
Fe का 2+ वाला हमने लिया कि 3+ वाला हमने लिया? 2+ वाला संभवतः लिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका यौगिक भी 2+ वाले के आधार पे बनेगा। Fe2+ और ऑक्सीजन क्या 2-, ये कट गया, क्या बनता है FeO, अर्थात 3 के बाद FeO बनेगा और प्लस क्या बाहर निकलेगा जी H2, या कहीं कहीं हमको Fe2O3 भी दिख सकता है, गलती नहीं है, ये भी कहीं कहीं ये भी दिख जाता है, याद रखते रहना, मतलब कुछ किताबों में ऐसा लिखा दिख जाता है, हो जाएगा तो नोट कर सकते हो। ये जो Fe होता है गर्म जल या वाष्प से भी क्रिया कर लेता है, ठीक है। कहने मतलब मान के तभी ये लगभग उबलते जल से क्रिया करता है, क्योंकि एकदम लास्ट सीमा पे पहुंच गया ना। Fe तक वाले ही तो जल से क्रिया करते हैं, Fe के नीचे वाले जल से क्रिया नहीं करते हैं। Fe वाष्प से भी कर लेता है जल के साथ साथ। वो भी बनाएंगे, ऐसा ऑक्साइड बनाएंगे लेकिन वाष्प के साथ बनाएंगे, अर्थात उनको काफी ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसमें नहीं, इसमें तो हमने केवल देखा जल से हाइड्रोजन का विस्थापन पड़ रहा है ना, तो केवल जल वाले में बस यही पढ़ना था, ठंडा और गर्म, तो जल से क्रिया करेंगे बस केवल Fe तक के। Fe के बाद वाले जो है वो वाष्प से क्रिया करेंगे, और भी काफी कठिनाई से क्रिया करते हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्सीकरण विभव है हाइड्रोजन के पास तक पहुंचने लग रहा है ना, तो हाइड्रोजन को निकालना असंभव होने लगता है। ये देखो Fe का हमने 0.44 पढ़ा है, इसके बाद शायद 4 0 और 10 के आसपास चले जाते हैं, इसलिए उनसे निकालना असंभव होता है, ठीक है। असंभव क्या निकाल सकते, ज्यादा गर्म करें तो निकल जाता है, लेकिन परेशानी ज्यादा होती है, इसलिए उनका नहीं पढ़ते हम। अब नीचे हेडिंग लिखो, धातु ऑक्साइडों के स्थायित्व का क्रम। कैसे लिखना, धातु ऑक्साइडों के स्थायित्व के क्रम के अध्ययन में धातु ऑक्साइड के स्थायित्व के क्रम के अध्ययन में हो गया ना। तो इसके अंदर लिखो, ECS में नीचे जाने पर, ECS में नीचे जाने पर, ECS में नीचे जाने पर धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व, ECS में नीचे जाने पर धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व क्रमशः घटता जाता है, क्रमशः घटता जाता है। क्रमशः घटता जाता है, हो गया ना। जैसे अब देखो धातुएं हैं तो ऑक्साइड बनाएंगी, तो कुछ धातुएं हम लाइन से लिखते हैं और उनके स्थायित्व का क्रम समझ लेते हैं। मान लो सबसे ऊपर लिथियम ही आता है, तो लिथियम का जो ऑक्साइड होगा सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, ठीक है। ऑक्साइड किसे कहते हैं, किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना यौगिक ऑक्साइड कहलाता है, ओनली ऑक्सीजन, कोई और नहीं, ठीक है, याद रखना। तो केवल ऑक्सीजन, Li2O, मतलब धातु है ऑक्सीजन से जोड़ दो, धातु कौन सा आयन, ये Li कौन सा आयन बनाता है, प्लस ऑक्सीजन कौन सा बनाएगा जी 2-, कटेगा तो है नहीं यहाँ पे,
इसलिए उल्टा लिखो, 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो Li के नीचे 2 और O के नीचे 1 Li2 हो गया ना। ऐसे फटाफट सबका बना सकते हो। आगे तो सबका आवेश लिखवाया गया थ्रेडिंग में। हमने देखा BA का 2 प्लस वाला था, तो BA 2 प्लस और 2 माइनस कर जाएगा ना। देखो BA कौन बनाता है जी, BA कौन सा बनाता है, 2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, कट गया 1 मतलब BaO बचेगा, केवल बचेगा। सोडियम प्लस बनाता है तो Na2O कर लिया जाए, Fe का FeO कर लिया जाए, उसके बाद कॉपर का Cu2O कर लिया जाए या CuO कर लिया जाए, CuO। इस प्रकार से इनके स्थायित्व का घटता क्रम हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे मतलब 3-4 ऑक्साइड हमको दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि इनके ऑक्साइड का स्थायित्व का घटता क्रम बताओ, तो जो ऊपर होगा उसको पहले लिखना, जो नीचे होगा उसको बाद में लिखना। तो इसमें हम देख रहे हैं लिथियम सबसे ऊपर होता है, इसका सबसे ज्यादा होगा, बेरियम उससे थोड़ा नीचे है इसलिए उसका और कम होगा, सोडियम और नीचे है और कम होगा, आयरन और नीचे और कम होगा, कॉपर सबसे नीचे, इनमें तो कॉपर का सबसे कम होगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि 23 का 23 तो लिख के क्रम बताए, अरे 4-5 तो लिख लिए क्रम समझ में हो गया। बाकी जिसका पूछेगा कर सकते हो। लिखो आगे बढ़े। क्या हुआ? हाँ इसको लिख लो ना क्रम से जैसे करके। चलो बाकी चीजें कल होंगी अब।